आज मैं मौजूद हूँ बी फाइलर। ये बताएं कि टैक्सेस है क्या, मतलब टैक्सेस होते क्या हैं, डिफरेंस बिटवीन अ फाइलर एंड अ नॉन फाइलर। हर कंट्री में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल भी बहुत लो है और लिटरेसी का लेवल भी बहुत लो है। इनकम टैक्स होता क्या है, सेल्स टैक्स क्या होता है, और प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, और कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, एंड कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, विथ होल्डिंग टैक्स वो क्या होता है। तो हम क्यों कतराते हैं, हम क्यों घबराते हैं टैक्स फाइल। इसमें हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि बिला वजह का टैक्स पेयर को हरास करना है। अगर 6 लाख से ऊपर आप इनकम है तो आपने टैक्स पे करने वाला है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है इस वक्त साइलोज में काम कर रही हैं। कुछ ऐसे पेइंग गेटवेज थे जो पहले पाकिस्तान में अवेलेबल थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कंप्लाइंस की जो कल्चर था, जो हम ग्रे लिस्ट में आ गए थे फैटफ के, उसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आज मैं मौजूद हूं बी फाइलर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से इनकम टैक्स, सैलरी टैक्स, सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, और भी बहुत सारे मामलाते हैं जो टैक्स के हवाले से है कि भाई हम लोग टैक्स दे तो रहे हैं तो हमें फाइलिंग करने की क्या ज़रूरत है, और अगर कोई हाउस वाइफ है तो क्या उसको फाइल करना ज़रूरी है, और अगर कोई बंदा कितने थ्रेशोल्ड होता है कि वो बंदा इतने कमा रहा है तो फिर उस पर टैक्स लायबल होता है, और टैक्स एग्जेम्पशन किस किस चीज़ पे होता है, इसके हवाले से बात करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आज आप मिलेंगे। चले आए, मिलते हैं सर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में। अच्छा, आज जो हमारे जो गेस्ट हैं वो एक अपनी शख्सियत में ही अलग ही शख्सियत हैं। कहने का मतलब ये है कि 1987 के ज़माने में इनको डिबेट का बहुत शौक़ होता था, स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ होता था, ड्रामे का बहुत शौक़ होता था। सेंट सेवियर्स हाई स्कूल में ये पढ़े हैं, वहाँ से इन्होंने फाउंडेशन अपनी जो है वो बनाई थी। उसके बाद गवर्नमेंट इस्लामी आर्ट्स एंड कॉमर्स से इन्होंने जो है वो इंटरमीडिएट किया था, जो सक्कर के अंदर है। उसके फौरी बाद जो है, क्योंकि इनका जो शौक़ था या शौक़ कह लें, जो इनकी एक्सपर्टीज़ थी वो मैथ्स की, इकनॉमिक्स की थी, तो इन्होंने जो है वो बैचलर्स डिग्री की थी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉमर्स के अंदर, और कराची यूनिवर्सिटी से ही जो है वो इन्होंने मास्टर्स ऑफ इकनॉमिक्स की थी। अच्छा, अब बात ये तो है ये एजुकेशन की, वो तो इनकी बेस बन गई। अब अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो शायद तलफ़्फ़ुज़ मेरा ख़राब हो, बट डिलॉयट पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अपना काम शुरू किया। उसके बाद IGI में VP बने, VP के बाद ये CFO बने, CFO के बाद ये GM फाइनेंस बने PIA इन्वेस्टमेंट्स की, जो कि एक जाना माना इदारा भी था और है, ग़ालिबन है नहीं है वो, अब तो खैर उस पर बात हो सकती है। बट इसके बाद इन्होंने इन्वेस्टोमेट लॉन्च किया, एक इन्वेस्टमेंट की फर्म है, और साथ साथ अब जहां मैं मौजूद हूं, टैक्सेशन के बारे में बात हो रही, तो बी फाइलर हर जगह नज़र आ रहा होता है, लेफ़्ट राइट आगे पीछे। जिस वक्त टैक्सेशन का वक्त आ रहा होता है, चाहे अमेरिका में हो चाहे पाकिस्तान में हो, इनके एड्स हर जगह जो है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, डिजिटल मीडिया पे, इवन ऑफलाइन। अकबर तजानी साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू अहमद जी। अच्छा अकबर साहब, टू स्टार्ट ऑफ, जो बेसिक्स हैं ये बताएं कि टैक्सेस है क्या, मतलब टैक्सेस होते क्या हैं जी। अच्छा, जैसे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ इस्लामिक जो सिस्टम से उसी से ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ था कि एक इकॉनमी को सर्वाइव करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात होती हैं उसको देखने के लिए गवर्नमेंट नीड्स फंड्स। तो उस हवाले से ट्रेजरी को जो एक कलेक्शन चाहिए होती है, पहले हमने आप सुना होगा कि जैसे इस्लामिक रियासत नॉन मुस्लिम से कुछ कलेक्शन लिया जाता था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पे टैक्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, जिसमें मकसद ये था कि लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करें, ताकि गवर्नमेंट जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, बी इट यूटिलिटीज़, सड़कें बनाना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, और उसके साथ साथ
ज़माना कदीम से डिफेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट मामला रहा है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए ज़ाहिर है यू नीड सॉर्ट ऑफ फंड्स टू मैनेज दीज अफेयर्स, और इसीलिए जो है वो टैक्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड इट हैज़ नाउ प्रेवलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। कहीं पर जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कहीं पर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, यानी कि कुछ कंट्रीज़ हमने सुना था कि वहाँ कोई टैक्सेस नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है या इंडिविजुअल टैक्स नहीं है। दुबई हो गया, केमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वगैरह, तो ये जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी किसी न किसी फॉर्म में कुछ टैक्सेस या ड्यूटीज़ लग ही रही होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कंट्रीज़ जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस भी कलेक्ट किए जाते हैं, यानी इंडिविजुअल्स या कंपनीज़ जो अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करते हैं उस पर एक सेलेक्टिव हिस्सा दिया जाता है। जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की है या आपने जो है वो गुड्स परचेज़ की, सेल की, सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उस पर सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से कलेक्ट किया जाता है। बट इट्स ऑलमोस्ट प्रिवलेंट इन ऑल द कंट्रीज। ठीक है, यानी कि टैक्सेस यानी कि समझ लें मुल्क का हक है या सिटी का हक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन अ फाइलर एंड अ नॉन फाइलर, तो उसको किस तरह से आप बताएंगे? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी यूनिक, कि हर कंट्री में ऐसा नहीं होता कि फाइलर और नॉन फाइलर हो। वहाँ पर जो है वो यानी कि टैक्स कलेक्ट हो ही जाता है और यूजुअली लोग कंप्लाइंट ही होते हैं। पाकिस्तान में चूँकि कंप्लाइंस बहुत वीक है, इन्फोर्समेंट बहुत वीक है और कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा लोग जो है इतने कीन नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें होता ये है कि कुछ अरसे पहले हुकूमत ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया फाइलर और नॉन फाइलर का, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि बहुत सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जिसमें आप कोई इनकम अर्न नहीं कर रहे, उस पर टैक्स लगा दिया गया। जैसे आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं, घर ख़रीद रहे हैं, कुछ तो विदहोल्डिंग टैक्सेस वैसे ही होते हैं, जैसे आपके बैंक के प्रॉफिट पे आपको टैक्स कट गया या सैलरी के ऊपर टैक्स कट गया। लेकिन जो दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और अब इसका जो नाम है वो है ATL लिस्ट, यानी अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है या नहीं है। तो फाइलर का कॉन्सेप्ट अब हमारे पाकिस्तान में भी फेज आउट कर दिया गया है। अब आप ये कहते हैं कि नेम अपेयरिंग इन ATL और नॉट। ओके, ठीक है, अगर अपेयर कर रहे हैं तो फिर एक्टिव आप टैक्स पेयर हैं, अगर नहीं कर रहे तो फिर आप जी उस वक्त नहीं। हालांकि इसका एक्टिव टैक्स पेयर का ये कतन ये मतलब नहीं है कि एक इंडिविजुअल जो है टैक्स नहीं दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो लाजमी है कि उसकी जो सैलरी है उस पर उसको एम्प्लॉय टैक्स डिडक्ट कर रहा है, लेकिन फॉर एनी रीज़न वो आप कह लेंगे थोड़ी सी इनएफिशिएंसी है या लैक ऑफ री-इन्फोर्समेंट है, उस वजह से जो है वो अगर एक इंडिविजुअल फाइल नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्स पेयर नहीं है, वो वहाँ भी टैक्स पे कर रहा है। उसके अलावा जो डेली की एक्सपेंसेस हैं, आप कोई चीज़ें ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके भी टैक्सेस लग रहे होते हैं, सेल्स टैक्स, तो वो टैक्स पे कर रहे होते हैं। बट वो जो आखिरी जो एक उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है टैक्स फाइलिंग की, तो वो जो फाइल कर देते हैं वो भी वक्त पे फाइल करते हैं, उनका नाम फिर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस की, तो इनकम टैक्स होता क्या है? इनकम टैक्स बेसिकली आपकी जो इनकम है, यानी कि जो आपने ड्यूरिंग द ईयर इनकम अर्न की है, इसमें इंडिविजुअल के केस में फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। सैलरी इनकम भी हो सकता है, आपकी रेंटल इनकम भी हो सकती है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी हुई है। इसके अलावा आपने अगर कोई पैसे हैं जो इन्वेस्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स के अंदर, बैंक्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, इन तमाम के ऊपर जो है प्रॉफिट या कैपिटल गेन अराइज होता है, उस पर भी आपको टैक्स लग रहा होता है। इसके अलावा कुछ और इस तरह की ऐसी इनकम होती हैं, लेट्स से आप फ्रीलांसर हैं या कोई साइड बिजनेस कर रहे हैं या अदरवाइज कोई फुल फ्लेज बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उस पर भी कोई ना कोई नेट बेसिस पे आपको इनकम आ रही होती है। तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में या फ्रीलांसर या प्रोफेशनल सर्विसेज में, ठीक है, उसमें भी फिर आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। बाकी फिर यही है कि फिर अल्टीमेटली तो और बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी है वो फॉर एग्जांपल ख़रीद के बेच भी देते हैं तो कभी कभार उस पर भी कोई गेन अराइज हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इस तरह की जब आपकी सारी सोर्सेज को आप साल के आखिर में जो है एक तरह से गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं और उसके जो एप्लीकेबल रेट्स होते हैं उसके ऊपर फिर आप टैक्स पे करते हैं। ठीक है, यानी कि वो तो हो गया इनकम टैक्स। अब सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स यूजुअली जो है वो चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। जैसे आप बाज़ार से कोई भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या कोई और दूसरा कोई अपनी गुड सेल कर रहा है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स अप्लाई किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाहर के कंट्रीज़ में इसको वैट का भी नाम दिया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, और पाकिस्तान में इसको सेल्स टैक्स के नाम से जाना जाता है।
और इसका एक पैरेलल एक कॉन्सेप्ट होता है सर्विस टैक्स, अच्छा, जो कि प्रोविंशियल लेवल पे दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में जो गुड्स हैं उसकी जो ख़रीदो फरोख्त है इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो वो तमाम की तमाम बिजनेसेस जो चीज़ों की, गुड्स की, प्रोडक्ट्स की ख़रीदो फरोख्त में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें FBR में रजिस्टर करना होता है। लेकिन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आपने प्रोविंशियल लेवल पर, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंध में मौजूद है तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, फिर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, तो इस तरीके से प्रोविंशियल अथॉरिटी से रजिस्टर करना हो तो उसमें आप सर्विस टैक्स पे करते हैं। अच्छा, तो वो एक थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन है इसका। ठीक है। और प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? प्रॉपर्टी टैक्स बेसिकली जो आप, वैसे तो एक कॉन्सेप्ट वेल्थ टैक्स का भी होता है लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर सर्टेन टैक्स जो लॉज के मुताबिक कैलकुलेट होता है वो आपने एनुअली इसको पे करना होता है। एनुअली पे करना होता जी, है, बिल्कुल। ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर टैक्स लगता है वो। ठीक है। एंड कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने एक एसेट एक्वायर किया है और उसके सर्टेन पीरियड के बाद अगर आप उसको सेल कर देते हैं, जैसे आपने एक प्लॉट लिया है, बिल्डिंग ली है, घर लिया है और कुछ अर्से बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो वो उसका जो डिफरेंशियल होता है अगर उस पर टैक्स लगता है, ठीक है जी। उसमें फिर अगेन कुछ लॉज हैं हमारे कि अगर उसकी होल्डिंग पीरियड सर्टेन पीरियड तक हो तो उस पर टैक्स रिड्यूस भी हो जाता है, एग्जेम भी हो जाता है। फिर अगेन कैपिटल एसेट में दो तरह के एसेट होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स की टैक्सेबिलिटी अलग है, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक मार्केट में तो वो भी कैपिटल गेन ही होता है, और जो आपने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की है वो भी कैपिटल गेन है, लेकिन दोनों की टैक्सेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। और लास्ट है विथ होल्डिंग टैक्स, वो क्या होता है? अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स एक्चुअली कोई टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एडवांस में आपसे जो है टैक्सेस कलेक्ट कर लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वो जो फाइलर नॉन फाइलर के सिलसिले में उन्होंने कुछ टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए, ये अदरवाइज जैसे आपकी सैलरी पे टैक्स विद होल्ड हो जाता है, तो ये एक तरह से एडवांस कलेक्शन हो जाती है। ठीक है। कि जब आप आखिर में फाइल करने जाते हैं तो ये विद होल्डिंग टैक्सेस को आप एडजस्ट करवा सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और मसला ये भी आता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी आवाम है वो ये बोलती है कि हम टैक्स क्यों दें, हम टैक्स दे तो रहे हैं, यानी कि हम किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो उसमें सेल्स टैक्स दे रहे हैं, या कोई गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें टैक्स ले रहे हैं, हम रेंटल इनकम है हमारी तो उसमें टैक्स दे रहे हैं, तो हम टैक्स दे तो रहे हैं, तो हम टैक्स क्यों दें? तो इस पर आपका क्या जवाब होगा? आई थिंक इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी इकॉनमी किस तरह ऑपरेट कर रही है। हम में से अक्सर लोग जो हैं वो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है। एक बड़ा हिस्सा हमारा जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। वो तमाम सेक्टर जो है, कहा यह जाता है कि जितनी हमारी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उतनी या उससे ज़्यादा जो है हमारी कैश इकॉनमी है, जो कि ग्रे इकॉनमी कहलाती है। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें, फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो आ रही हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडियरीज के थ्रू, फिर उसके बाद जो सब्ज़ी वाले जो हमारे यहाँ बैठे होते हैं, वो तमाम का तमाम कैश की डीलिंग है। तो उसकी इनकम पे किसी भी पॉइंट पे टैक्स नहीं लग रहा होता है, ना सेल्स टैक्स लग रहा होता है, ठीक है जी। तो वो तमाम का तमाम जो पूरा सेक्टर है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, अगर वो टैक्स नहीं देगा तो हमारी ओवरऑल कलेक्शन उस लेवल पे नहीं पहुंचेगी कि हम इस मुल्क में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी एजुकेशन पे स्पेंड कर सके। इस पे डिबेट ज़रूर हो सकती है कि उस फंड्स की जो कलेक्ट हो रहा है उसकी यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम है कि नहीं है, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। यूके में भी, यूएसए में भी एक अच्छा खासा टैक्स एप्लीकेबल होता है, वैट भी होता है और इनकम टैक्स भी होता है, एंड पीपल पे दैट। थोड़ी बहुत शायद चोरी वहाँ भी होती होगी, लेकिन बाय एंड लार्ज वहाँ पर टैक्स कंप्लाइंस इन्फोर्स होती है, लोग फॉलो करते हैं, और नॉन फाइलिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन एटलीस्ट। वहाँ पर वो जो कंप्लाइंस की इन्फोर्समेंट है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ लोग पे भी करते हैं टैक्सेस और रिटर्न फाइल भी करते हैं। तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा एक डायलेमा है पाकिस्तान में कि हम चूँकि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो जो बेसिक टैक्स जो इनकम अराइज होने के वक्त हमें पे करना चाहिए वो हम पे नहीं करते। तो इसलिए आई थिंक वो जो बाकी जो एक सॉर्ट ऑफ क्लेम करते हैं कि हम टैक्सेस पे कर रहे हैं वो अनजस्टिफाइड हो जाता है। सैलरी क्लास के केस में ये इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है क्योंकि पहले से कट रहा है, क्योंकि वो पहले डिडक्ट हो रहा है। ठीक। अच्छा, वैसे एक और भी बात है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं हमारे, जिस तरह से भी आपने बोला डिलेमा है और कुछ मिथ्स हैं, तो हम क्यों कतराते हैं, हम क्यों घबराते हैं टैक्स फाइल करने से? आपको क्या लगता है? अच्छा देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हम अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में ऑपरेट करते हैं, तो यूजुअली ये होता है कि अगर एक पूरा सिस्टम अलाइंड हो
तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल वैल्यू एडेड टैक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है सेल्स टैक्स में वो पे करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लो मार्जिन पे काम हो रहा होता है, सेल्स टैक्स को अकाउंट फॉर नहीं किया जाता, और एज आई सेड कि वो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में आपके काउंटर पार्ट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो एक बंदे के लिए बीच में उस चेन में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो टैक्स पे करे। ठीक है जी, क्योंकि अगर वो इस तरह करेगा तो उसके साथ या तो लोग ऑपरेट ही नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, या फिर ये होगा कि वो उसके बिजनेस की वायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि वो फिर वो तमाम का तमाम टैक्स वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे जिसने बेचना है वो उस टैक्स को कॉस्ट का अकाउंट फॉर नहीं कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये एक मेजर चैलेंज है। सेकेंडली थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कुछ FBR की तरफ से भी ऐसे काउंटर प्रोडक्टिव मेजर्स रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग जो इजीली टैक्स कंप्लाई कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, वो भी उस नेट में नहीं आ रहे। इसमें हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि बिला वजह का टैक्स पेयर को हरास करना। ठीक है जी, कल ही फॉर एग्जांपल एक मैंने इंडिकेट किया था एक सोशल मीडिया पोस्ट में कि एक हमारे क्लाइंट सैलरीड इंडिविजुअल हैं, टैक्स पे कर चुके हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया पूरा कि मेरी इतनी सैलरी थी, मेरा इतना टैक्स कटा। ठीक है जी, लेकिन उसके बावजूद उनको FBR से नोटिस आ गया कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी इनकम इतनी है और इतना टैक्स कटा है, तो अब आप बताएं कि ये आपने इस पर टैक्स क्यों नहीं दिया। ठीक है जी, हमारे रिकॉर्ड में टैक्स नहीं आ रहा है, जबकि वो उनकी MIS का फॉल्ट था, एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा था, जमा भी कराया, रिपोर्ट भी किया, लेकिन अब उनके सिस्टम में अगर कोई फ्लॉ है तो इस वजह से जैसे ही नोटिस आता है ना तो टैक्स पेयर बहुत घबरा जाते हैं। ऑब्वियसली, बिल्कुल परेशानी वाली बात। FBR का जैसे ही नोटिस आता है तो आप घबराने लगते हैं कि इसको क्या करना है, कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ पर FBR कुड हैव टेकन सर्टेन मेजर्स कि जी उसको चेक कर लिया जाता, या एम्प्लॉयर से चेक कर लेते कि जी आपने इतना टैक्स काटा है तो आप दे लें, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास यूजुअली टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, टैक्स की टीम होती है इन हाउस, लेकिन एक इंडिविजुअल जो है वो इस चीज़ों से ज़रा भागता है। बहुत सारे लोग खुद फाइल कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग किसी जाने पहचानने वाले से करवा लेते हैं, तो वैसे उनकी बड़ी लिमिटेड नॉलेज होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काउंटर प्रोडक्टिव हैं। आई थिंक इसमें काफ़ी ज़्यादा FBR की तरफ से एक गुंजाइश है कि वो अपने जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसको सिंप्लीफाई करें, और सैलरीड इंडिविजुअल्स को इन पर्टिकुलर या इस तरह के जो लोग जिन पे टैक्स एट सोर्स कट जाता है, कम से कम उनको ज़्यादा तंग ना करें, और बाकी सेक्टर्स को भी इंसेंटिवाइज किया जाए। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स टैक्स का रेट है हमारा वो बहुत हायर साइड पर है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है फॉर द टाइमिंग, और टैक्स नेट को वाइडन किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है जी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम पोर्शन है जो टैक्स पे कर रहा है। बिल्कुल। तो अभी इनका फोकस ये होता है कि जो पे कर रहा है उस पर रेट बढ़ा दिया जाए, रादर देन इन्हांसिंग द टैक्स बेस, ताकि अगर ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे तो रेट कम भी होगा तो भी अमाउंट बड़ा होगा। क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए जी, तो वो अगर कर दिया जाता, उस तरह के मेजर्स लिए जाते, आई नो देयर आर लिमिटेशंस, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी भी आ गई है, और अदरवाइज भी आपके प्रोसेसेस हैं, आपकी टोन है, उससे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। ठीक। अच्छा, कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से क्या एक हाउसवाइफ को अपनी अर्निंग्स फ्रॉम होम फाइल करनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या आप लाइबल होते हैं कि अगर आपने 6 फिगर्स जो है वो कमाए हैं, क्या आप टैक्स फाइल करें? पाकिस्तान में जो जनरली जो थ्रेशोल्ड है वो 6 लाख का है। अगर 6 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आपने टैक्स पे करना है, वरना नहीं करना। महीने की बात हो रही है? साल की 50,000 रुपये पर मंथ। 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और क्या आपको एक लॉयर या अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है टैक्स फाइल करने के लिए? गिवन पाकिस्तान सिचुएशन येस, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंट्रिकेसीज़ हैं जो आपको बाद में तंग कर सकती हैं। टाइम बीइंग आप शायद रियलाइज़ ना करें, लेकिन इट्स बेटर कि एक कॉम्पिटेंट आप प्रोफेशनल को या कोई आपका फ्रेंड हो, कोई कॉलीग हो हु इज़ वेल वर्स्ड, तो आप कम से कम उसको इंगेज करके फाइल कर दें। इट डजंट मीन कि किसी को पे करके करें, लेकिन एटलीस्ट करें। ठीक है। क्या रिलीजियस डोनेशंस जो हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं फाइलिंग के अंदर? जी, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है FBR के साथ, तो फिर इट्स एग्जेम्प्ट। ठीक है। और इज़ इट बेटर टू बी इनविजिबल या बिकम अ फाइलर? जिस तरह से अगर एक बंदा है वो फाइल कर ही नहीं रहा और सालों साल बीत गए, लेकिन वो फाइल उसने कर दिया है, अब उसको लाजमी है कि वो हर साल फाइल करे, मतलब उसको टारगेट हो जाएगा, उसको हरासमेंट हो सकती है कि भाई आपने फाइल नहीं किया, तो क्या बेहतर है कि वो इनविजिबल ही रहे? देखें, एज अ टैक्स फर्म मैं ये तो एडवाइज़ नहीं कर सकता कि इनविजिबल रहना चाहिए। ऑल्दो जैसे मैंने कहा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही कैश में ऑपरेट करते हैं, तो इट सूट्स देम। बट मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा से ये रहा है कि इफ़ यू हैव नथिंग टू हाइड, यू हैव नथिंग टू फियर। ठीक है जी, तो अगर आपने जो भी कमाया है उस पर अगर आप टैक्स देना चाहते हैं तो देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट, और टैक्स इतना नहीं बनता
लेकिन ज़्यादातर जैसा कि मैंने कहा कि वो FBR के जो थ्रेट्स हैं, नोटिस है, उससे घबरा के लोग फाइल नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई बंदा है वो सैलरी उसको मिल रही है बट उसकी सैलरी डिडक्ट नहीं हो रही, तो वो क्या करे? तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो एज पार्ट ऑफ टैक्स फाइलिंग उसमें वॉलंटरली वो टैक्स पे कर दे। ठीक है। और क्या अगर कोई बंदा है उसने टैक्स फाइल खुद से करने की कोशिश की है या दोस्त के साथ करने की कोशिश की है और उसने कोई मिस्टेक कर दी, तो क्या उसको जेल हो सकती है? गिवन अ स्मॉल मिस्टेक, नॉट अ बिग मिस्टेक। ऐसा कुछ होता है, नोटिस आते हैं, देयर इज अ प्रोसेस टू इट, और जेल तो मेरे ख्याल बहुत एक्सट्रीम है। ठीक। और क्या ऐसा होता है कि आपको ऑडिट करते हैं हर साल अगर आपने टैक्स पे किया है गिवन अ लो थ्रेशोल्ड? नहीं, यूजुअली लो थ्रेशोल्ड के इनकम टैक्स पेयर्स को नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके FBR रिकॉर्ड में कोई बहुत बड़ी अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही हो, ओके, और आपकी जो टैक्स रिटर्न है उसमें वो उस तरीके से रिफ्लेक्शन ना आ रही हो। फॉर एग्जांपल, आपके नाम पर कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है जी। अक्सर ये होता है हमारे यहाँ, जैसे आपने पूछा हाउसवाइफ को फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अगर हस्बैंड से कुछ पैसे मिल रहे हैं, घर में छोटा मोटा ट्यूशन है, अगर 50,000 से कम है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल उनके हस्बैंड ने या उनके फादर ने उनके नाम पर कोई घर ख़रीद के रख दिया, तो फिर इट्स अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड एज पार्ट ऑफ टैक्स लॉज उनको रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो फिर अब ये बात कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये फिर ये प्ली सस्टेन नहीं करेगी। तो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं या FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक हैं जो कि आपने नहीं डिस्क्लोज की, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी हाउस वाइफ्स भी होती हैं जिनको घर का खर्चा जो महाना है वो 50+ मिल रहा है, मतलब अगर उनको 80,000 मिल रहा है, 90,000 अगर हस्बैंड दे रहे हैं और हस्बैंड ने टैक्स फाइल कर दिया है तो फिर उस पर कोई ज़रूरत नहीं, उस पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ये बताएं कि जो कॉमन टैक्स के मिस्टेक्स हैं, आपको क्या लगता है कि जो हम लोग कर रहे होते हैं, जो कॉमन टैक्स के मिस्टेक है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज करता हूँ, रेकमेंड भी करता हूँ टैक्स पेयर्स को, कि जब भी वो फाइल करने जाएँ तो FBR ने अब एक MIS रिपोर्ट विजिबल कर दी है, जिसमें वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो अक्सर आप भूल जाते हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, आपको डिविडेंड मिला है, आपका कोई और एडवांस टैक्स कलेक्ट हुआ है बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कोई अदरवाइज, तो वो आपके MIS में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप उसको एक दफ़ा देख लें, और उसमें अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जो आप रिपोर्ट करना भूल गए तो उसको इंक्लूड कर लें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है ना, लोग जो फंसते हैं वेल्थ के रिकन्सिलेशन में, ठीक है जी। अब वो होता क्या है? होता ये है, फॉर एग्जांपल, आपके पास एक साल में आपने 5 लाख रुपए कमाए, या इसको बढ़ा लेते हैं 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है जी। अब 10 लाख रुपए आपने कमाए, उसमें से 5 लाख खर्च कर दिए, 5 लाख बचे। अब आप अगले साल गए, अगले साल आपके पास ओपनिंग वेल्थ थी 5 लाख, इस साल आपने मज़ीद 10 लाख रुपए कमाए, तो अब आपके पास हो गए 15 लाख, फिर आपने 5 लाख खर्च कर दिए, अब आपके पास साल के आखिर में 10 लाख होंगे। अब वेल्थ रिकन्सिलेशन होती है कि आपने शुरू में रिपोर्ट किया कि 5 लाख थे, फिर उसके बाद इतने कमाए जो कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर दिए, ठीक है जी। तो वो अब आपका आ गया कि टोटल 15 हो गए। फिर आपने बताया कि जी 5 लाख मैंने खर्चों में कर दिया जी, यूटिलिटी बिल्स हैं, बच्चों की स्कूल फीस वगैरह। अब जो रिमेनिंग आपके पास 10 लाख बचे हैं ना, इसका आपको ब्रेक डाउन देना है कि ये बैंक अकाउंट में पड़े हैं, इसकी मैंने बाइक ले ली, इसकी मैंने गाड़ी ले ली है, मैंने घर ले लिया। तो वो जो रिकन्सिलिएशन होती है ना, लोग ये समझते हैं कि जो पिछले साल रिपोर्ट कर दिया था वो हो गया, अब नए एसेट रिपोर्ट करें, तो वो रिकन्साइल नहीं हो रहा होता है। तो फिर वो कुछ भी डाल के, कैश इन हैंड डाल के ये वो टैली कर देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो कन्फ्यूजन आ जाती है, या कितनी इनकम है जो वेल्थ में रिपोर्ट करनी है, किस तरीके से रिपोर्ट करनी है, क्योंकि अक्सर इनकम ऐसी होती है कि उस पर या रिसीट्स होती हैं, इनफ्लोज होते हैं, जैसे आपको रेमिटेंसेज आई हैं, आपको गिफ्ट मिला, ये वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा होती हैं, लेकिन उस पर इनकम नहीं, टैक्स नहीं अप्लाई होता है। अच्छा, रेमिटेंसेस पे भी नहीं होता? रेमिटेंसेस पे नहीं होता है। 50 लाख तक की रेमिटेंसेस पे हमारा लॉ ये कहता है कि देयर विल बी नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है जी। अगर उससे ज़्यादा है तो भी वो उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन FBR में क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अगर आपने वो ये कर दिया है रिपोर्ट, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और वो वेल्थ स्टेटमेंट में ही रिफ्लेक्ट होता है एज पार्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ख्याल रखनी चाहिए। बाकी तो जो आपको पता है कि जी आपकी इनकम है, उसको आप प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें। ये ना हो कि आपके बैंक में जो है कोई क्रेडिट्स आ रहे हैं, वो आपने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। यू मस्ट हैव डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव कि ये किसी की लोन है या मेरी इनकम है, तो उस पर टैक्स दे दें। ये ना हो कि फिर जब आप का ऑडिट खुल जाए अगर, तो आप उसको जस्टिफाई ना कर सके अपने बैंक के अंदर क्रेडिट। यानी कि सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात जो आपने बोला है 50 लाख का, वो जो 50 लाख है वो एक साल के अंदर है वो रेमिटेंस, या एक साथ है वो?
1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर अगर 50 लाख रुपए आ रहे हैं उसके पास तो। अच्छा, एक और बात भी है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी जो कौम है वो टैक्स फाइलिंग इतना नहीं कर रही होती, एजुकेशन की भी कुछ कमी है, कुछ अवेयरनेस की कमी है, कुछ मिथ्स हैं, कुछ फियर्स हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो ओल्डर जनरेशन है यानी कि फोर फादर्स हैं, उन लोगों ने वो हमें फराहम नहीं किया गया है, या वो लोग ख़ुद भी ऑब्वियसली इतने एजुकेटेड नहीं थे या लैक ऑफ नॉलेज थी, तो हम इस पूरे सिस्टम को अगर रीवायर करना चाहें तो किस तरह से करें? आई थिंक इसमें जो मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जो यूथ है हमारी, वो दे आर वेरी वेल प्लेस्ड कि वो इसमें एक चेंज मेकर बने। ठीक है जी, तो उसमें आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि हम मैक्सिमम लेवल पर कोशिश करें कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉक्यूमेंटेड हों। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अक्सर बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स भी, हमने एक एग्जांपल देखी थी कि पंजाब में भी और फिर बाद में सिंध में भी जो रेस्टोरेंट्स की सेल्स पे उन्होंने एक स्कीम अनाउंस की थी कि जी अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो आपको सेल्स टैक्स का रेट कम हो जाएगा। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट आया और लोगों ने जो है वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कार्ड के थ्रू करना शुरू कर दिया ताकि उनको पैसे बचें। उसकी वजह से रेस्टोरेंट्स और फोर्स्ड के जी वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है। ठीक है जी, तो ये जो चेंज है, इसी तरह से अब गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बैंक फॉर एग्जांपल रास की स्कीम लेकर आई है जिसमें वो छोटे कारोबार को भी अलाउ कर रही है कि वो पॉस के QR पेमेंट के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सके। अब जैसे जैसे ये कल्चर हमारे सिस्टम के अंदर आता जाएगा तो ये ज़्यादा हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल से होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये बैंकिंग चैनल में आना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद बिजनेसेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उन ट्रांजैक्शंस पे टैक्स ना पे करें, उनको रिपोर्ट ना करें। ठीक है जी, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेज कि इसको किया जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो यानी कि एक सॉर्ट ऑफ अरसे तक इसी तरीके से आदतन जो है ना कैश में ट्रांजैक्शन करते रहे। इनफैक्ट हमारी सेविंग्स भी जो है, अगर आपने देखा हो तो या तो हम प्राइस बॉन्ड खरीदते थे जो कि बेरर होते थे, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, या फिर गोल्ड होता था। ठीक है जी, तो प्राइस बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट ने छोटे डिनोमिनेशन के होंगे लेकिन बड़े डिनोमिनेशन के ख़त्म हो गए, तो अब वो एक कट ऑफ कर दिया। दूसरा रह गया गोल्ड, तो गोल्ड भी अब आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स आजकल थोड़ी तेज़ी है, बट अदरवाइज़ वो एक ऐसी सेविंग नहीं है जो बहुत ज़्यादा उसमें रहे। रियल स्टेट एक ऐसा एरिया था जिसको काफ़ी ग्रे किया हुआ था इन्होंने, उसको भी अब इन्होंने काफ़ी हद तक कैप्चर कर लिया है, तो वो भी एक सिस्टम में आना शुरू हो गया। तो आई थिंक अब जो बाकी जो रह गया है वो बिज़नेस कम्युनिटी का रह गया है, तो उसमें आई थिंक हमें ये बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट करनी होगी, कॉन्शियस एफर्ट, कि डिजिटाइजेशन के थ्रू पेमेंट को इतना ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर दें, डिजिटल पेमेंट्स को, उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस, उसके जो एंट्री बैरियर्स हैं वो ख़त्म किया जाने से क्रेडिट कार्ड पे 2.5-3% का चार्जेस लग जाते हैं, तो रास के ऊपर कोई चार्जेस नहीं। तो बिजनेसेस विल बी यू नो इंक्लाइन कि ठीक है जी, अगर एक कन्वीनियंस ऑफर हो रही है तो वाई नॉट अडॉप्ट इट। लेकिन उससे होगा ये इन द लॉन्ग रन कि ये एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हमारी जो है बढ़ जाएगी और हम इसमें जो है वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकेंगे इस सिस्टम के अंदर, कि लोग जो है उसको रिपोर्ट करें। और जब सारे बिजनेसेस पूरी चेन जब एक तरह से कंप्लाइंस कल्चर में आ जाती है, तो एज आई सेड अर्लियर कि फिर वो इट्स इम्पेरेटिव कि फिर आप फाइलिंग भी करना शुरू। ठीक है। अच्छा, क्या आपको लगता है अगर हमारी पूरी कौम या एक हद तक की एक मासेस जो है वो अगर इंक्लाइंड हो जाती है, अगर वो QR कोड कर लेती है और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं और हम टैक्स फाइलर्स बन जाते हैं, तो क्या हमारा जो मुल्क है या एटलीस्ट जो सिटीज़ हैं ये आगे बढ़ सकता है? अच्छा देखिए, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं मुल्क में आगे बढ़ने के लिए। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है ना वो लिटरेसी का है। मैं हमेशा टैक्स के हवाले से अगर कोई मुझे कहता है कि लोग क्यों हैं, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले होती है लिटरेसी लेवल, फिर उसके बाद होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, और अब एक और कॉन्सेप्ट आया है डिजिटल लिटरेसी। अच्छा, ठीक है जी। तो पहले तो ये कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग का रेशो बहुत कम है, फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो भी बहुत लो है, लोग उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा कल्चर देखा है कि उनको जो फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, वो बहुत अच्छे से उनको अंदाज़ा होता है, और उसके ऊपर जो टैक्स क्रेडिट्स होते हैं उसका भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है। फिर अब जो एक नया नॉर्म आ गया है वो डिजिटल लिटरेसी है। आई थिंक ये तमाम चीज़ें जब हम कर लेंगे ना, जब अडॉप्ट कर लेंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आइसोलेशन में शायद नहीं हो सकता। सेकेंडली ये कि जो हमारे कलेक्शंस हो रही हैं टैक्स की फॉर्म में, इसमें भी आई थिंक
जो अगर हम बाकी मुल्कों में देखें तरक्की याफ्ता, तो बहुत ज़्यादा डेवल्यूशन ऑफ पावर है। यानी कि कराची में भी हमने देखा था कि मेयर सिस्टम था या और इस तरह के जो प्रोविंशियल लेवल पर, फिर उसके बाद सिटी लेवल पर भी अगर आप यूनियन काउंसिल्स को या जो यानी नीचे के लेवल पर जो लोगों से कनेक्टेड हैं वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हुए अगर उसको काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, रादर देन कि हम किसी टॉप लाइन पे किसी इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट करें कि वो उन चीज़ों को ठीक करेगा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता है इट कैन प्ले अ रोल। साथ ही साथ जो है वो एजुकेशन विल प्ले अ मेजर रोल गोइंग फॉरवर्ड। एआई की वजह से वैसे ही काफ़ी जॉब जो है ऑब्सोलीट हो जाएंगी, तो इट विल पोज अ चैलेंज टू अस एज वेल। तो आई थिंक जैसे जैसे हम ये डिजिटल अडॉप्शन पे पहुंच जाएं, हो सकता है हम फाइनेंशियल अडॉप्शन को भी बाईपास कर दें, लेकिन ये कि एटलीस्ट ये है कि कुछ हद तक हमारा एक्सपोजर बढ़ जाएगा। यूट्यूब के थ्रू भी वीडियोस देख के भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बड़ा रोल प्ले करेंगी और इसमें अगेन कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन विल रिमेन वेरी क्रिटिकल। ठीक। अच्छा, टैक्स कलेक्शन की बात हो रही तो ऑब्वियसली अभी जहाँ मौजूद है वो है बी फाइलर। तो ये ज़रा बताएं कि जो बी फाइलर की सर्विसेज हैं वो क्या क्या हैं? अच्छा, इनिशियली व्हेन वी लॉन्च्ड बी फाइलर, हमारा जो फोकस था वो इंडिविजुअल्स की टैक्स फाइलिंग था, क्योंकि ये वो तबका है जो सबसे ज़्यादा चैलेंज फील कर रहा था इन टर्म्स ऑफ टैक्स फाइलिंग, क्योंकि इंडिविजुअल जो है ज़्यादा पैसे खर्च करने का उसका बजट भी नहीं होता है। ठीक है जी। और ज़्यादा वो इंक्लाइन भी नहीं होता। तो हमारी कोशिश ये थी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाए इन लोगों के लिए, स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो घर बैठे अपनी कन्वीनियंस पे एक लो कॉस्ट पे प्रोफेशनली इन सर्विसेज को अवेल कर सकें। ठीक है जी। बट एज वी ग्रू, हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कोप को वाइडन कर लिया। उसके बाद हमने जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दी कॉर्पोरेट सेक्टर को भी। अच्छा। उसमें कॉर्पोरेट टैक्स की फाइलिंग भी होती है, उनकी सेल्स टैक्स की भी होती है, उनकी मंथली कंप्लाइंसेस भी होती हैं। आपने सैलरी पे टैक्स काट के जमा कराना है, आपने सप्लायर्स की पेमेंट्स पे टैक्स विथहोल्ड करना है, वो जमा कराना है। फिर उसके बाद आपकी जो SECP की या बिजनेस फॉर्मेशन के चैलेंजेस होते हैं, आपने पार्टनरशिप बनानी है, कंपनी बनानी है, नॉट फॉर प्रॉफिट बनानी है, तो वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्म करनी है या स्पेशलाइज्ड लाइसेंस एंटिटीज़ बनानी है, किसी ने इंश्योरेंस कंपनी बनानी है, किसी ने म्यूचुअल फंड्स बनाने, तो वो भी हमने ऑफर्स शुरू कर दी, सर्विसेज ऑफर करना। और उसके बाद इवेंचुअली एक और सर्विस जो बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में कल्चर है, फ्रीलांसर्स और जो अमेज़ॉन का कल्चर है, उसकी वजह से एक चीज़ व्हेन दे ग्रू टू अ सर्टेन लेवल, तो वो फिर उनके लिए एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि वो US में कंपनी फॉर्म करें। तो उस हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही थी। सो वी स्टार्टेड ऑफरिंग सर्विसेज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन इन USA। तो अब हम जो है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी नॉट ओनली द लार्जेस्ट टैक्स फाइलर कंपनी इन पाकिस्तान, बट अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो US में वी हैव फॉर्म्ड ओवर 2000 कंपनीज फॉर पाकिस्तानीज। अच्छा। तो इट्स अ बिग नंबर और वी फील कि हम उसके अंदर एक मेजर प्लेयर हैं। इसमें हम उनको छोटे जो फ्रीलांसर्स हैं या IT सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उनको कंपनी भी फॉर्म करके देते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो ऑनगोइंग कंप्लाइंसेज होती हैं स्टेट की एनुअल बेसिस पे, वो भी वो भी कर रहे होते हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी एनुअल टैक्स फाइलिंग भी करके देते हैं। तो वी ट्राइड के जो बिज़नेस से रिलेटेड वन विंडो सोल्यूशन हम ऑफर कर सकें, चाहे आपने सिंगल विंडो में रजिस्टर करवाना है, आपने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर कराना है, आपने चेंबर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर कराना है, तो ये तमाम सर्विसेज जो टिपिकल एक अकाउंटिंग फर्म प्रोवाइड कर रही होती है ना, वो हमारे प्लेटफॉर्म से भी एडवाइजरी के पोर्टफोलियो से ऑफर की जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रह रहा है तो ऑब्वियसली उसको भी टैक्स फाइल करना होगा अमेरिका के अंदर, तो वो भी सर्विसेज आपके पास हैं? बिल्कुल जी। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम अराइज हो रही है तो उनको टैक्स फाइल करना है। ठीक है जी। अगर उनकी कोई इनकम अराइज नहीं हो रही देन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स। ठीक है जी। तो अगर उनकी लेट से उन्होंने बैंक में पैसे रखे हुए हैं या कोई कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, रेंटल इनकम आ रही है, तो फिर उनको टैक्स पे करना होगा। ठीक है जी। और रिटर्न फाइल करना होगा, अदरवाइज दे आर नॉट रिक्वायर्ड। और वो आपके पास सर्विसेज मौजूद हैं? बिल्कुल जी। वो हमारे पोर्टल के अंदर ही डिजिटली वो इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मसले मसाइल आते हैं? जिस तरह से आपने बोला फ्रीलांसर्स के, तो ये आजकल ऑब्वियसली ट्रेंडिंग पे चल रहा है और ये इन है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, कोई शॉपिफाई से कमा रहा है, कोई फाइवर से कमा रहा है, कोई पेयोनियर से पेमेंट अपनी गिरा रहा है, तो ये इसमें क्या मसले मसाइल आते हैं और इसको किस तरह से एज अ फ्रीलांसर वो बी फाइलर के साथ कनेक्ट करें? अच्छा, देखिए, ये जो बेसिक लेवल पे जो काम कर रहे हैं फ्रीलांसर्स, आई थिंक इट्स वर्किंग वेरी वेल। कुछ ऐसे पेमेंट गेटवेज थे जो पहले पाकिस्तान में अवेलेबल थे, लेकिन बिकॉज ऑफ जो हमारी कंप्लाइंस के जो कल्चर था
जो हम ग्रे लिस्ट में आ गए थे FATF के, उसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है जी। एक वाइज और मरकरी करके एक सर्विसेज थी, वो अब पाकिस्तान में ऑफ़र नहीं हो रही। ठीक है जी। तो अब जो वाहिद जो एक अच्छा रिलायबल प्लेटफॉर्म पेमेंट का अवेलेबल है वो पेनियर का है। ठीक है जी। पेनियर इंडिविजुअल्स का भी और कंपनीज़ का भी बैंक अकाउंट खोल देता है, लेकिन उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो थोड़े से जब आप ग्रो कर जाते हैं ना, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जो है वो लोगों से पेमेंट कलेक्ट बेहतर तरीके से कर सकूं। सेकेंडली ये है कि पेनियर के अंदर अगर आपकी ऑनलाइन कोई सर्विस ऑफरिंग्स हैं तो आपने फिर पेमेंट गेटवे कनेक्ट करना होता है, जैसे स्ट्राइप वगैरह, तो उसमें भी फिर चैलेंजेस आ रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पर जो है जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं तो फिर आप फील करते हैं कि जी मैं अगर यूएस में कंपनी बना दूँ तो शायद मैं बेहतर तौर पे ऑपरेट कर सकूँ, तो वहाँ पर फिर वो जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक। अदरवाइज़ अगर एक फ्रीलांसर आपकी लेट से कोई यूट्यूब के वीडियोज़ हैं उस पर कोई आ रहे हैं पैसे आपके, तो वो आप इजीली थ्रू पेनियर अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं पाकिस्तान में। एंड द ब्यूटी इज़ कि इस तबके के लिए ख़ास तौर पर FBI ने बड़ा अच्छा एक सिस्टम रखा है कि आपकी जो भी इंटरनेशनल प्रोसीड्स हैं फ्रीलांसर्स की, जो IT एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे कंपनीज़ हों चाहे इंडिविजुअल्स हों, उनकी जो है प्रोसीड्स के ऊपर, जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं उनके ऊपर सिर्फ 1% टैक्स लगेगा, एंड दैट्स फुल एंड फाइनल। अच्छा, फुल एंड फाइनल, ये फुल एंड फाइनल है। ठीक है जी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट ने इसको इंसेंटिफाई किया हुआ है कि इंसेंटिवाइज़ किया है कि आप अपने पैसे पाकिस्तान लेकर आएँ और सिर्फ 1% टैक्स दें, क्योंकि अगर कहीं और रखते हैं तो फिर वहाँ पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि यहाँ मंगवा लें, उस पर पे कर दें। और उसमें भी एक और एक बेनिफिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया है कि वो 50% तक आप एक USD अकाउंट में रख सकते हैं, ताकि अगर आपका करेंसी का एक्सपोजर हो या आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है तो उसी अकाउंट से आप डायरेक्टली डेबिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर भी सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके साथ साथ चेरी ऑन द टॉप ये कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर या बिजनेस पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर वो 1% गेट्स फर्दर रिड्यूस टू 0.25%। अच्छा, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, और ये इंसेंटिव पहले एक्सपोर्टर्स के लिए भी अवेलेबल था 1% का, वो इट हैज़ बीन टेकन अवे, अब वो मिनिमम टैक्स में चले गए। तो मेरे ख्याल में द बेस्ट सेक्टर टू वर्क राइट नाउ इज़ IT सेक्टर। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि ऑब्वियसली अभी तो थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा तो खैर नहीं है, अभी हमारा टैक्स पीरियड आने ही वाला है। जी। तो अगर मैं हूं और मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने किस तरह से फाइल करना है, और मैंने बी फाइलर की ऐप खोली या वेबसाइट खोल ली जी, तो एज अ लेमैन अब आप मुझे समझाना चाहें तो किस तरह से समझाएंगे कि बी फाइलर है क्या और अब मैं क्या करूं? अच्छा, जो हमारी ऐप है वो बनाई ही इसी चीज़ को सामने रख के कि एक ऐसा शख्स जिसका फाइनेंशियली कोई बैकग्राउंड नहीं है वो उसके थ्रू आसानी से टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है, वो आपसे बड़े सिंपल से सवाल पूछते हैं कि जी आप अपना पहले तो एक बेसिक प्रोफाइल बना लें ताकि वो NIC वगैरह तमाम चीज़ें हो जाएँ। फिर उसके बाद ये कि जो आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम है वो बड़े सिंपल से अंग्रेज़ी में पूछता है कि जी सैलरी इनकम है या कोई बिज़नेस इनकम है या फ्रीलांसर है या रेंट है, कैपिटल गेन है, वो तमाम चीज़ें, उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल होती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप इनपुट करते रहते हैं तो वो आपको बताता रहता है कि जी आपकी इतनी इनकम बनी है तो अब इस पर इतना टैक्स बनेगा। फिर आपसे ये पूछ लेगा कि आपके टैक्सेस कौन कौन से कटे हैं, चाहे विद होल्डिंग हो या अदरवाइज हो। फिर उसके बाद आपसे वो आपके एक्सपेंसेस की डिटेल भी पूछ लेता है। कोई टैक्स क्रेडिट्स अगर आप पे एप्लीकेबल होंगे डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, कुछ इनकम जो है जैसे प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट वगैरह है उसके ऊपर कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, वो फुल एंड फाइनल है 15% टैक्स लगना है। लेकिन अगर नॉर्मल इनकम में आप जा रहे हैं तो उस पर आप टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं, जैसे आपने वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट की हैं या आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिए हैं तो उस पर टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह अक्सर जैसे मैंने कहा कि कोई इनकम जनरेटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपने घर लिया है, गाड़ी ली है, उस पर टैक्स कट गया है तो वो भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सब करने के बाद आपको एक हमारा सॉफ्टवेयर उसी एक रियल टाइम में कैलकुलेशन भी दिखाता रहता है कि जी अब आपकी इतनी लायबिलिटी बन रही है या इतना रिफंड बन रहा है। फिर वही बात है कि जो वेल्थ की डिटेल्स होगी वो पूछ लेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट की लिस्ट आ जाएगी, आप उसमें सेलेक्ट करें, मेरे पास ये अवेलेबल है, उसकी वैल्यू डाल दें कितनी है जो उसकी कॉस्ट है, तो वो आपको बता देगा कि आपकी वेल्थ रिकनसाइल हुई या नहीं। ठीक है। नहीं होगी तो वो सजेस्ट भी कर देगा कि आप कैश बढ़ा लें, कैश कम कर लें, ये कर लें, तो वो भी इस तरीके से सिस्टम गाइड कर देता है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल भी बहुत लो है और लिटरेसी का लेवल भी बहुत लो है, तो लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। मैं यही ठीक है था। तो फिर ये होता है कि वंस यू सबमिट योर इन्फॉर्मेशन तो वो हमारे पास बैक एंड पर एक कंसल्टेंट को असाइन हो जाता है केस। Okay. ठीक है जी। कंसल्टेंट उसको रिव्यू करता है,
और फिर उसके बाद कस्टमर को रीच आउट करके उनको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये काम होगा, और फिर उसके बाद उसको गाइड करके अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ और करना है तो वो उसकी बेसिस पे उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है जी, और फिर फाइलिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर उससे कोई मिस्टेक हो गई है और वो ऑब्वियसली कंसल्टेंट ने भी देख लिया और कंसल्टेंट ने कॉल भी कर दी और सारी चीज़ हो गई, बट ऑब्वियसली उससे मिस्टेक हो गई है या उसने जान के किया है, तो इस पे क्या बी फाइलर कुछ ना कुछ करता है, हेल्प आउट करता है? देखिए, अगर मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई बिफोर फाइलिंग तो डेफिनेटली वी कैन फिक्स इट। ठीक है। अगर फाइलिंग हो गई, फाइलिंग के बाद अगर कोई यूज़र कहता है तो वो भी ठीक किया जा सकता है, amend ठीक होता है, है। रेक्टिफाई हो सकता है, ठीक है जी। उसका सिर्फ असूल ये होता है कि 60 डेज़ के अंदर वैसे ही हो जाएगा, ठीक है जी, विदाउट एनी अप्रूवल। अच्छा। 60 डेज़ के बाद आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है जी। और अगर आप अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं पहले से जो रिपोर्ट की थी तो फिर यूजुअली वो भी अप्रूव हो जाता है ईजी। अच्छा। ठीक है जी। कम करना हो तो फिर वो थोड़ा तकलीफ हो जाती है इनको, लेकिन ये हो जाता है। हाँ, अगर आपको नोटिस आ गया है और फिर आप एडमिट करते हैं कि जी ये मैंने नहीं बताया या मुझसे गलती हो गई, तो फिर उसके बाद आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, फिर आपको हो सकता है कि पेनल्टी लगे। ठीक है। अच्छा, अगर नोटिस आ गया है या एफबीआर ने कोई क्वेश्चन रेज कर दिया, कंसर्न रेज कर दिया, तो क्या उसमें भी बी फाइलर आपको सपोर्ट करता है? जी बिल्कुल। हमारा जो मॉडल है वो ये है कि जो हमारी फ़ी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग की हद तक है। ठीक है। लेकिन अगर किसी को कोई नोटिस आ जाता है तो हम डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द इशू, डिपेंडिंग ऑन द वर्क रिक्वायर्ड, कहीं पर हमें डिपार्टमेंट में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, कहीं पर हमें सिर्फ एक राइटिंग में एक रिस्पॉन्स बना के जवाब देना है, तो उसकी कॉस्ट कैन वेरी। बट द पॉइंट इज़ कि हम यूज़र को इनिशियली सिर्फ 3,000 रुपये में फॉर एग्जांपल टैक्स फाइलिंग कर देते हैं एक इंडिविजुअल को, तो दैट्स अ नॉमिनल फ़ी, और उसमें जाहिर है कि फ्यूचर के नोटिसेस और बाकी चीज़ें कवर्ड नहीं हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर वो आएगा और उसकी ग्रेविटी ऐसी होगी कि इट रिक्वायर्स अस टू लुक इनटू इट और रिप्रेजेंट करें तो ठीक है। कभी कभार कोई ऐसे नोटिस आते हैं जिसमें हम उनको कहते हैं कि यू कैन सेफली इग्नोर दिस, ठीक है जी, इट डजंट पर्टेन टू यू, तो वो फिर ये है कि बेसिक गाइडेंस हमारी हमेशा अवेलेबल रहती है अपने कस्टमर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, और अगर ये है कि इस वक्त मैं फाइल कर रहा हूँ तो क्या कोई रियल टाइम सपोर्ट अवेलेबल है? जी बिल्कुल, हमारा एक चैट का सपोर्ट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स अवेलेबल होता है कि आप उसी वक्त कोई चैट करके आप पूछ लें। कोशिश ये होगी जैसे जैसे AI आ रहा है तो हमारी कोशिश होगी कि उसमें AI बॉट भी अवेलेबल हो जाएं, ताकि रियल टाइम अगर रात को लेट नाइट भी कोई सवाल पूछ रहा है तो हम अवेलेबल हों। और यूजुअली ड्यूरिंग टैक्स सीज़न हमारी अवेलेबिलिटी थोड़ी एक्सटेंड भी हो जाती है जो सपोर्ट टीम है, बट अदरवाइज येस, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स हमारी सपोर्ट टीम चैट पे अवेलेबल। ठीक है। और आप लोगों से रब्ता मतलब सिर्फ एक चैट की हद तक ही होता है या कोई ईमेल भी होती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों की मौजूद है? हम तमाम चैनल्स पे अवेलेबल हैं, ईमेल के थ्रू भी, फ़ोन कॉल के थ्रू भी, चैट के थ्रू भी। अच्छा, फ़ोन कॉल के थ्रू भी आप जी जी उसको जी, असिस्ट करते हमारा हैं? हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। अच्छा, और इस वक्त एट दिस वेरी मोमेंट अगर बी फाइलर को कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या है? क्या वो गवर्नमेंट एस्पेक्ट के हों, चाहे वो आवाम के एस्पेक्ट से? आई थिंक लाइक एनी फिनटेक, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो है कैपिटल अट्रैक्शन का, कि इस तरह के जो डिजिटल इनिशिएटिव्स होते हैं ना उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट इनिशियली रिक्वायर्ड होता है टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट का, एंड नंबर 2 कस्टमर एक्विजिशन का। तो ये हर फिनटेक की तरह बी फाइलर का भी एक चैलेंज है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल एक्वायरिंग कस्टमर्स, और जब आप थोड़ा सा इन चीज़ों में ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं तो फिर आपकी रीच लिमिटेड हो जाती है, आपकी एक्विजिशन लिमिटेड हो जाती है। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी स्ट्रगल विद, बट अदरवाइज एक जो मैं कहूँ अगर गवर्नमेंट लेवल पे इफ़ देयर वाज एनीथिंग दैट वी कुड डू इज़, FBR ने इंटरनेशनली ये होता है कि दे वेलकम फिनटेक्स टू इंटीग्रेट विद द टैक्स अथॉरिटीज़। यहाँ पर FBR के साथ वी मैनेज टू इंटीग्रेट विद दैम अंडर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, बट वो लाइव अब तक हम नहीं जा सके बिकॉज ऑफ उनकी कुछ एप्रीहेंशंस हैं या नोबडी इज़ विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक चैलेंज है। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करना चाहिए जो गवर्नमेंट है कि वो FBR को स्ट्रेंथन करे, इक्विप करे कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स करें, और उससे जैसे कि मैंने कहा कि डिजिटल पेमेंट्स इज़ द वे फॉरवर्ड। तो अगर यहाँ से हम इसको सिस्टम्स को इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम में हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब जैसे जैसे ओपन बैंकिंग आ रही है, स्टेट बैंक का एक इनिशिएटिव ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि वो ऐसा ऐसा बैंकिंग डाटा जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो वो हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली विल बी एबल टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन। जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर आपने हमें अलाउ कर दिया तो हम आपका ट्रांजैक्शंस को डाउनलोड कर सकते हैं और हम उसको कुछ हद तक
उसको सॉर्ट कर सकते हैं कि जी अच्छा ये सैलरी इनकम लग रही है या आपकी कोई एक्सपेंसेस लग रहे हैं। तो उसके बाद फिर आपके लिए जो डेटा एंट्री वाला काम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद जो फाइलिंग वाला काम है, अगर उसमें मैनुअली ये काम चलता रहेगा तो उसमें इनएक्यूरेसीज भी हो सकती हैं और स्केलेबिलिटी भी विल रिमेन एन इशू। स्केलेबिलिटी उसी वक्त आएगी जब इसको हम 100% ऑटोमेट कर सकें, इस वर्कफ्लो एंड टू एंड, कि एक यूज़र ये कहता है यार आई डोंट नीड अ कंसल्टिंग सर्विस, मुझे आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करना है फॉर प्रिपेयरिंग माई रिटर्न एंड देन इट शुड ऑटोमेटिकली बी फाइल्ड इन FBR सिस्टम। दिस कैन ओनली बी अचीव वंस FBR इज़ रेडी कि वो इंटीग्रेट कर सके। ठीक, और लेकिन आप लोग तैयार हैं इस चीज़ को? हमारा बिल्कुल, हमारी रेडीनेस है, वी आर कम्प्लीटली अलाइंड। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी बताएं कि अगर आपको मौका मिला जाए कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को एडवाइस कर सकें तो क्या एडवाइस करेंगे ताकि हम अडॉप्टेशन कर सकें और डिजिटलाइज हो सकें पूरे पाकिस्तान को? जैसे कि मैंने एक बात तो यही की कि मैं यही इनको एडवाइस करूँगा कि अपने सिस्टम्स को थोड़ा सा ओपन करें। बहुत सारी सर्विसेज FBR की ऐसी हैं जो पब्लिकली अवेलेबल की जा सकती हैं, ठीक है जी, उसमें APIs के थ्रू या अदरवाइज भी सिक्योर नेटवर्क के थ्रू, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तमाम चीज़ों में। नंबर 2, आई थिंक एज आई सेड कि स्टेट बैंक, चूँकि जो बैंकिंग चैनल्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल है, ठीक है जी। तो अगर कहीं इनकी क्लोज कोऑर्डिनेशन हो और कोऑपरेशन हो डेटा की, और इसमें फॉर एग्जांपल जो रास्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इनिशिएटिव, तो रास्ट और FBR वर्क टुगेदर, अच्छा, तो इसमें एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है ये इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। यानी अगर कोलैबोरेट करेंगे तो बहुत जी कुछ काम जी हो बिल्कुल। सकता है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है इस वक्त साइलोज में काम कर रही हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ का डेटा ये एक पॉइंट पे कंपाइल भी हुआ था, लेकिन उसके बाद ये एफर्ट थोड़ी फिजल आउट हो गई थी। तो अगर इसमें जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, यूटिलिटी कंपनीज़ हैं, जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, ये सारा डेटा अगर आप स्ट्रीमलाइन कोलेट कर लें ना, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ें। अच्छा, डेटा की बात हो ही रही है तो ये भी ज़रा बताएं कि बी फाइलर किस तरह से सिक्योर कर रहा है हम सब लोगों के डेटा जो भी फाइल कर रहा है? अच्छा, अगर देखा जाए ना तो बाकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें यूजुअली जो थ्रेट होता है ना वो होता है क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स का या बैंकिंग डिटेल्स का। हमारे पास उसके बियॉन्ड जाके जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो शुरू से डे 1 से, यानी लॉन्च करने से पहले ही हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था वो यही था। तो उसके लिए हमने टॉप ऑफ द लाइन आर्किटेक्ट एम्प्लॉय किया हुआ है, टॉप ऑफ द लाइन सर्विसेज ली हुई हैं, 3 टियर आर्किटेक्ट किया हुआ है कि डेटा एक जगह रखा हुआ है, सर्वर्स आपके जो सॉफ्टवेयर है वो अलग जगह है, मिडलवेयर अलग है, ताकि जो उनकी जो कम्युनिकेशन है उसको भी सिक्योर किया जा सके। और बाकी जो टिपिकल जो फायरवॉल और ऑथेंटिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं वो तमाम इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम यानी कि पास में हमारी साइट पे अटैक हुए भी हैं, बट वी हैव सस्टेन दोज अटैक्स। अच्छा, माशाल्लाह नजरिए काफ़ी मजबूत है जी। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि हमने ये कोशिश की है कि इसको टॉप ऑफ द लाइन जो इंडस्ट्री के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करें। ठीक है। अच्छा, जाते जाते ये ज़रा बता दें कि हमारे जो शो का नाम है वो है थॉट्स दैट शेप। हम कुछ ऐसे थॉट्स निकालना चाहते हैं आप जैसे लीडरों से जो हमारी आवाम और हमारी यूथ को हम दे सकें। तो क्या थॉट्स हैं आपके जो आप शेप करना चाहेंगे पूरे पाकिस्तान के? I think I've always been a proponent of education, और ये एजुकेशन ज़रूरी नहीं है फॉर्मल हो। तो मैं ये समझता हूँ कि विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल मीडिया बड़ा आसान हो गया मोर देन एवर कि हम अपने आप को इक्विप कर सकें किसी नॉलेज के साथ, किसी स्किल के साथ। और जो नेशंस ने एक्सेल किया है, या जो अगर हम माजी में हमारे अपने इस्लामिक कंट्रीज़ का भी जो उरूज देखते हैं, तो वही कंट्रीज़ थी जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही थी, पढ़ रहे थे, क्यूरोसिटी आ रही थी। तो जब आप अपने आप को एजुकेट करते हैं ना, देन यू आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस, देन यू थिंक बियॉन्ड जो नॉर्मल एवरेज लोगों की थिंकिंग होती है उसके बियॉन्ड जाके सोचते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत ज़्यादा फोकस, कंक्रीट एफर्ट करनी चाहिए यूथ को अपने आप को एजुकेट करने की। और वो जैसे कहते हैं कि रीडर्स आर लीडर्स, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना जो होराइज़न है उसको ब्रॉड करें। हम बहुत ज़्यादा शैलो थिंकिंग के साथ रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटी सोच के साथ हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है, हम बहुत पीछे हैं। जो ये इनिशिएटिव मेरे जो हैं, इन्वेस्टोमेट भी और बी फाइलर भी, it was only possible because I had exposure to foreign developed economies, जहाँ पर मैंने देखा कि कितनी ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो गई। तो ये सारा एक्सपोजर ऐसे जो है आपको नहीं मिलता है।
लेकिन वो मिला तो उसके साथ हमने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करके भी ये रियलाइज़ किया कि वो सक्सेसफुल उस वक्त तक नहीं होगा जब एज ए नेशन हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे। तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है हमेशा वो यही होता है कि अपने आप को स्ट्रेंथन करें थ्रू एजुकेशन, अपने आप को तैयार करें फ्यूचर के लिए, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी टेस्टिंग टाइम्स। तो द ओनली वे यू कैन मूव फॉरवर्ड इज एजुकेट योर सेल्फ एंड थिंक बियॉन्ड जो नॉर्मल रियल है उससे बाहर जाके सोचें। ठीक ठीक। अकबर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, इस वक्त पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं इंडिविजुअली, और चाहे बिजनेस, चाहे कॉर्पोरेट, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर हो, टैक्सेशन के बारे में बात हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये था आज का हमारा एपिसोड अकबर तेजानी साहब के साथ। नाजरीन, आज हमने ये सीखा कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं वो क्या हैं, वो क्यों हैं, और सबसे अहम बात, हम टैक्सेस क्यों देते हैं और गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लेती है, ये हमने बहुत बेसिक सेंस में सीखा। अच्छा, जिस तरह से अकबर साहब ने कहा है कि हमें एजुकेशन लिटरेसी तो है ही है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी भी है, डिजिटल लिटरेसी की भी ज़रूरत है। अच्छा, अब सीन ये है कि ऑब्वियसली जितने भी हमारे एजुकेटेड लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस तरह से मैं कहूँगा, क्योंकि जो स्टैट्स बताते हैं हमें कि हमारे जो एजुकेटेड तबका है वो तक टैक्सेस नहीं देता, क्योंकि जो टैक्स देने की जब बात आती है तो बहुत कम लोग हैं जो कि टैक्सेस दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मुल्क के हालात भी ख़राब हो रहे होते हैं। हाँ, दिस इज़ डिबेटेबल कि टैक्स के पैसों से क्या होता है क्या नहीं होता, वो एक डिबेटेबल कहानी है, बट ऑब्वियसली ये वाली बात तो है कि हमें टैक्स देना चाहिए है। अच्छा, ये भी सीखा कि जो हाउस वाइफ्स हैं उन पे टैक्स लायबल नहीं होता, मतलब उनको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, अगरचे उनके शौहर ने फाइल कर दिया है तो अगर आप 6 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं तो ही आपको टैक्स देना होता है। अगर उससे नीचे हैं तो फाइल कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो इट्स नॉट अ बिग इशू। बी फाइलर एक ऐसी फिनटेक कंपनी है जो कि इंडिविजुअली भी लोगों की हेल्प आउट कर रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी हेल्प आउट कर रही है, और साथ ही साथ बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर को भी हेल्प आउट करने की कोशिश कर रही होती है। एफबीआर को चाहिए कि थोड़ा सा अपना हार्शपन थोड़ा सा कम कर दें, थोड़े से ओपन माइंडेड हो जाएं और थोड़े से कोलैबोरेटिव माइंड हो जाएंगे, तो फिर आवाम भी आसानी से दे पाएगी टैक्सेस, और जो मुश्किलातें हैं वो भी सिक्योर हो पाएंगे। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ। टायर पंचर हो गया बेटा।